से आप सभी, उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउट नेट में। भौतिक विज्ञान में आज से एक नया चैप्टर, सरल रेखा में गति, लेक्चर नंबर 1। काफी बढ़िया, इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा, मोटा सा, बढ़िया सा चैप्टर। ठीक है, चल भैया, तो सरल रेखा में गति में हमें क्या क्या समझना है ना। ये उन चैप्टर्स में से है बेटा, देखो इसको हमने जैसे बचपन में भी जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं या कक्षा 9वीं में भी जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसी चैप्टर से शुरुआत होती है, सरल रेखा में गति। इसमें हम पहले समझेंगे गति और विराम क्या होता है, फिर समझेंगे दूरी और विस्थापन क्या होता है, ये आज कवर करेंगे हम। उसके हमने आने वाली क्लासेस में हम चाल और वेग के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे त्वरण क्या होता है, फिर त्वरण में ही गति के समीकरण पढ़ेंगे, एक समान त्वरण क्या होता है ये समझेंगे बेटा, और फिर उसके बाद में गति का आलेखीय विश्लेषण देखेंगे, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया से इंटरेस्टिंग से सवाल करेंगे हम। फिर उसके बाद में गुरुत्व के अधीन गति देखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। ये सब कुछ जो हम पढ़ने वाले बेटा, ये सब एक समान त्वरण पर ही निर्धारित होता है। गति के समीकरण और गुरुत्व के अधीन गति, ये सब कुछ किस पे बेस्ड है? एक समान त्वरण पर। फिर उसके बाद में हम आपेक्षित गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? आपेक्षित गति। ठीक है, तो ये सब कुछ इस चैप्टर में रहने वाला है। हम क्लास शुरू करते हैं, गति और विराम, विराम और गति, और दूरी और विस्थापन। ठीक है, चलो बेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वास्तविकता में जो हम गति पढ़ने वाले हैं, है ना, तो गति और विराम में फर्क क्या होता है, और उसके अंदर अगर वस्तु गति कर रही है तो वो कितने प्रकार से गति कर सकती है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं गति और विराम में क्या फर्क है, बेसिक सी बात, बेसिक सा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये गति और विराम में क्या फर्क है, मान के चलो कि यहां पर कहानी से समझेंगे हम, बिल्कुल, है ना। यहां पर चिंटू पेड़ के नीचे बैठा है और मुन्नी यहां पर, है ना, मुन्नी चली, मुन्नी यहां पर इस ट्रेन में जा रही है। तो अगर मैं चिंटू से पूछूं कि मुन्नी गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो चिंटू बोलेगा मुन्नी गति कर रही है ना, मुन्नी ट्रेन में बैठी है, मुन्नी ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। यही बात अगर मैं मुन्नी से पूछूं कि चिंटू गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मुन्नी को क्या लगेगा? मुन्नी भी बोलेगी हाँ सर, चिंटू गति कर रहा है। कैसे चिंटू गति कर रहा है? चिंटू तो रुका हुआ है। नहीं, चिंटू चल रहा है। अगर मैं मुन्नी से पूछूं कि बता भाई चिंटू कैसे गति कर रहा है, तो जैसे हम बचपन की दिन याद करें, हम जब भी ट्रेन में बैठते थे हमें लगता था सर ये पीछे जा रहा है, ये दुनिया पीछे जा रही है, ये पेड़ पीछे जा रहा है, ये पहाड़ पीछे जा रहे हैं, ये नदियां पीछे जा रही है, हम बैठे हुए हैं, है ना, तो हम बैठे हुए सब पीछे जा रहा है। तो मुन्नी से पूछूं तो मुन्नी क्या बोलेगी? चिंटू पीछे जा रहा है ना, चिंटू पीछे जा रहा है। तो मुन्नी से पूछा, चिंटू गति कर रहा है। अच्छा, अब साथ ही साथ मुन्नी के साथ उसकी एक दोस्त बबीता भी ट्रेन में बैठी थी। तो यहां पर मुन्नी और बबीता दोनों ट्रेन में बैठी हैं। तो अब अगर मैंने बबीता से पूछा कि बताओ भैया मुन्नी गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो बबीता बोलेगी नहीं, ये तो मेरे बगल में बैठी है, हम दोनों तो जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं हम, तो ये दोनों गोवा जा रहे थे घूमने। तो अगर मैंने मुन्नी से पूछा कि बता भाई बबीता चल रही है नहीं चल रही, तो बबीता, मुन्नी बोलेगी नहीं बबीता रुकी हुई है। बबीता से पूछा मुन्नी चल रही नहीं चल रही है, तो बोलेगी मुन्नी रुकी हुई है। तो मतलब क्या हुआ? चिंटू से पूछा, चिंटू ने बोला मुन्नी चल रही है, मुन्नी गति कर रही है। यही बात अगर मैंने बबीता से पूछी, बबीता से पूछा मुन्नी क्या है, तो बोली मुन्नी गति नहीं कर रही है ना। तो ये गति नहीं करना, गति नहीं कर रही है। तो अगर गति नहीं कर रही है तो गति नहीं करना वाली स्थिति को ही हम विराम कहते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ? मुन्नी जो है वो बबीता के लिए विराम में है, चिंटू के लिए रुकी हुई है।
तो ओहो ये क्या चक्कर हो गया, तो मुन्नी रुकी है या मुन्नी गति कर रही है, कैसे पता करेंगे। तो अब चिंटू से पूछा, चिंटू अलग कहानी बोल रहा है, बबीता से पूछा, बबीता अलग कहानी बोल रही है। तो मुन्नी क्या है, मुन्नी गति कर रही है, मुन्नी विराम में है, कैसे पता करे। अब तो ये तो सर बहुत ही जटिल समस्या है। ऐसे ही जब बबीता से पूछा कि चिंटू के बारे में, तो उसने भी बोला कि सर चिंटू तो पीछे जा रहा है। तो चिंटू पीछे जा रहा है सभी बोल रहे, लेकिन अगर मान के चलो यहां पर एक रामलाल बैठे हुए थे, रामलाल से पूछा बता भाई चिंटू गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसने बोला ये तो मेरे बगल में बैठा हुआ पेड़ के नीचे, वहां गांव में बैठा हुआ मस्त बोर खा रहा है। तो यहाँ पर भैया रामलाल जो है उसने चिंटू से बोला भैया नहीं ये तो पेड़ के नीचे बैठे हुए बढ़िया तरीके से, तो ये भी गति नहीं कर रहा है। तो कौन गति करता है, कौन गति नहीं करता, कौन विराम में होता है, इसको हम कैसे पता करें। तो इसके लिए हमने क्या सोचा बेटा कि अब ये तो समस्या बढ़ती जाएगी ऐसे, तो ऐसे फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे आगे कि कब कौन गति कर रहा है, कौन कितनी गति कर रहा है, कितने चाल से चल रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, तो कुछ नहीं बता पाए सब। तो अब इस बात का हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम गति या विराम किसी के सापेक्ष बोलेंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो समझ में आई कि गति और विराम अपेक्षित होते हैं। अपेक्षित है कहने का मतलब क्या है, अपेक्षित है मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। मतलब जैसे अगर मैं चल रहा हूं तो तुम्हें दिख रहा है हाँ सर तो चल रहे हैं, सर गति कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस पेन पे बैठे इस चींटे से पूछूं कि भैया बता मैं कहाँ जा रहा हूं, तो बोलते नहीं अपने बीच की दूरी तो वही है, अपने बीच में दूरियां ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो हम दोनों तो साथ में हैं। तो गति या विराम जो है वो अपेक्षित चीज है ना, अपेक्षित है मतलब कि किसी के अपेक्ष में, किसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो सर अब हम विराम और गति को कैसे परिभाषित करें और फिजिक्स में कैसे पढ़े, तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र लेंगे। निर्देश तंत्र क्या है, जहां से बैठकर गति देखी जा रही है ना। कुछ डेफिनेशन लिखना लिखी हुई सब कुछ बता रहा हूं आपको। तो जहां से बैठकर गति देखी जाती है उसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। तो हम निर्देश तंत्र जो होंगे उससे बैठकर, तो जैसे चिंटू कहां बैठा, धरातल पे बैठा है, तो उसके लिए निर्देश तंत्र क्या हो गया, धरातल हो गया, वो मुन्नी को देख रहा है। तो हम जहां से बैठकर देखेंगे वह जमीन के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष, तल के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। वहीं से बैठकर हम गति और विराम देखेंगे हमेशा। क्लियर है बेटा, कहां से बैठकर, जमीन से बैठकर देखेंगे, जमीन से बैठकर गति और विराम देखेंगे, और यहां से बैठकर समझेंगे कि अच्छा मुन्नी और बबीता दोनों चल रही है, ठीक है। तो हमारा जो निर्देश तंत्र होगा वो क्या होगा, वह हमेशा कोई एक स्थिर वस्तु होगी, है ना। स्थिर वस्तु जैसे पेड़, बिल्डिंग या इमारत लिख सकते हैं हम, पेड़, बिल्डिंग, इमारत, ऐसी कहीं जगह से हम बैठकर सारी चीजें हमेशा देखेंगे तो पता चलेगा कि यह चल रही है या विराम में है। क्लियर है कहानी। तो अब अगर कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, कहां से, किसी स्थिर निर्देशांक से, है ना, ये किसी स्थिर निर्देश तंत्र से, तो वह गति में कहते सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो हमेशा विराम में कहलाएगी। क्लियर है बेटा, है ना। तो गति और विराम क्या हुआ, गति को हम परिभाषित कर देते समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो किसी भी वस्तु का
गति में कहलाती है। ठीक है, कैसे कहलाएगी? गति में कहलाएगी। सर ये तो बिल्कुल ही आसान सी बात थी। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल आसान सी बात थी, वो गति में कहलाएगी। तो अब हमें गति और विराम चमका। तो अब हम जो पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं बेटा वह गति में कहलाती है। ठीक है, कैसे कहलाएगी? गति में कहलाएगी। सर ये तो बिल्कुल ही आसान सी बात थी। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल आसान सी बात थी, वो गति में कहलाएगी। तो अब हमें गति और विराम चमका। तो अब हम जो पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं बेटा वह सब कुछ इसी पर आधारित है। आगे का फिजिक्स जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में उसे कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स या यांत्रिकी, है ना। यह सब कुछ गति का अध्ययन है। गति हमने समझाया आपको क्या होती है, तो गति का अध्ययन है। तो गति का अध्ययन करेंगे हम दो भागों में तोड़ते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स और कहते हैं डायनेमिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स मतलब शुद्ध गति की, जिसके बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। शुद्ध गति की, है ना। शुद्ध गति की मतलब काइनेमेटिक्स, गति का अध्ययन बिना कारण जाने जो होता है वो काइनेमेटिक्स में आता है या शुद्ध गति की में आता है। इसी प्रकार से डायनेमिक्स गति के कारण का अध्ययन, जिसमें हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम पढ़े जाते हैं और यह सब कुछ बल पर चर्चा होती है ना। कारण, गति का कारण, गति का कारण क्या होता है भैया? बल होता है। गति का कारण बल होता है। क्लियर है बेटा? तो ये बल कितना लग रहा है, कौन लगा रहा है ना, तो वह सब कुछ हम आगे चल के न्यूटन की गति के नियम में पढ़ेंगे। और ये वाला चैप्टर और अगला पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स कहलाता है, जिसमें हम कारण नहीं जानेंगे लेकिन वह जो गति कर रही है उसको हम पूरा समझेंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं यह सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्लियर है? छोटी सी कहानी बेटा, है ना। इसी प्रकार से निर्देश तंत्र क्या होता है? जहां से हम प्रेक्षण ले रहे हैं, है ना, जहां से हम प्रेक्षण ले रहे हैं तो यह ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। स्थिति क्या होती है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। मतलब क्या हुआ कि जहां से आप देख रहे हो वहां से उसके सापेक्ष वस्तु कहां पर है वह क्या कहलाती है? उसकी स्थिति। जैसे पेड़ से देखा तो मुन्नी और बबीता ट्रेन में है तो इनकी स्थिति कहलाएगी, कहां पर है ना। उसी प्रकार से मुन्नी और बबीता से पूछा तो ये बोले पेड़ के नीचे है तो इनकी स्थिति हो गई। क्लियर है ना। हम जो निर्देश तंत्र में बातें करेंगे, अच्छा वो निर्देश तंत्र के मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिए है ना। निर्देश तंत्र हम क्या मानते हैं? यहाँ पे स्थिर वस्तु मानेंगे हमेशा। निर्देश तंत्र हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे, है ना, मैक्सिमम टाइम ये स्थिर वस्तु मानेंगे हम। स्थिर वस्तु जैसे पेड़, इमारत, मीनार, बिल्डिंग, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, है ना। ये सब कुछ क्या रहने वाली है? हमारे लिए निर्देश तंत्र रहने वाला। यहां से देखेंगे हम चीजें। क्लियर है बेटा? तो चलो, हमें यह समझ में आया कि विराम और गति क्या होती है। सर अब हमें क्या पढ़ना है वास्तविकता में बेटा? हमें गति के कितने प्रकार हो सकते हैं ये थोड़ी सी झलक दिखला देता हूं मैं आपको, और उसके बाद में हम गति और विराम में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखो बेटा, गति में हमें जो पढ़ना है ना, गति कितने प्रकार की हो सकती है? तो या तो यह एक विमीय हो, एक विमीय, या द्विविमीय हो। द्विविमीय हो या त्रिविमीय भी हो सकती है ना। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वह नहीं पढ़ना होगा। हम केवल एक विमीय और दो विमीय गति के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में भी। एक विमीय गति जो होता है बेटा वही सरल रेखा में गति होता है। सरल रेखा में गति मतलब क्या हुआ? मैं जब
जब तक ये चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं ये मानूंगा कि मेरे पास जो वस्तु है वो सीधी जा रही है, सीधी आ रही है, वो यहीं 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 इसी एक सरल रेखा पर दौड़ रही है, इसी सरल रेखा पर गति कर रही है। तो ये सरल रेखा में गति कहलाएगा। जैसे मान के चलो एक गेंद को तुमने ऊपर फेंका, गेंद सीधी ऊपर गई, सीधी नीचे आ गई, तो सरल रेखा में गति हो गई। एक बॉल को तुमने लुढ़का दिया तो सीधी आगे गई, सीधी वापस आ गई, यह सरल रेखा में गति हो गई। क्लियर है कहानी, है ना। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, गेंद वाला एग्जाम्पल बेस्ट होता है। उसके अलावा अगर मान के चलो कुछ चींटियां एकदम सीधी सरल लाइन पर चल रही है, वो भी सरल रेखा में गति है। अगर आप एक सीधे रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो वो भी एक सरल रेखा में गति होगी। अब द्विविमीय गति क्या होती है? अगर एक तल में गति हो रही है, समतल में गति, यही हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है, समतल में गति, है ना। तो समतल में गति क्या होता है बेटा? जैसे मान के चलो एक गेंद को यहां पर आपने किसी कोण थीटा पर फेंक दिया, तो गेंद, जैसे मान के चलो गेंद को तुमने ऐसा फेंका तो सीधी गई, सीधी आई। गेंद को तुमने इधर फेंक दिया तो गेंद ऐसी जाएगी, मतलब वो एक्स में भी आगे जाएगी, वाई में भी आगे जाएगी ना, आगे जाएगी और ऊपर भी जाएगी, आगे जाएगी ऊपर जाएगी, आगे जाएगी ऊपर जाएगी, आगे जाएगी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, आगे जाएगी, नीचे आएगी। तो ये कैसी गति हो गई? ये द्विविमीय गति हो गई। मान के चलो हमने ऐसे एग्जांपल देखा कि जो चींटी है ना, तो चींटियों का एक झुंड जो है वह एक सरल रेखा पर ना चलते हुए ऐसे किसी भी टेढ़े मेढ़े पथ पर चल रहा है, तो ये भी कैसी गति हो गई? द्विविमीय गति। अरे बालक, तुम खुद जो गति करते हो वो द्विविमीय गति करते हो, है ना। जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो मैं चाहूं तो ऐसा ऐसा चलते हुए इधर भी आ सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी घूम सकता हूं, इधर भी घूम सकता हूं, इधर भी घूम सकता हूं। तो ये कैसी गति हो रही है? द्विविमीय गति हो रही है। मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, है ना, मतलब दो अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हूं, इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, है ना। तो मनुष्य की जो गति होगी या चींटी की जो गति होती है वो सब कैसी होती है? द्विविमीय गति होती है, समतल में गति होती है। इसी प्रकार से बेटे जो त्रिविमीय गति होगी, तीन विमीय गति जो होती है उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तीन विमीय गति मतलब कि जो चीज उड़ सकती है ना, जैसे एरोप्लेन ऐसा भी चल रहा है। अब तीन विमीय गति में बोर्ड पे थोड़ी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड ही दो विमीय है। बोर्ड पर मैं एक लाइन सीधी खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ, तो दो ही विमीय हो गई, इधर भी गया इधर भी गया, तब जाके यहां पर पहुंचूंगा, यहां से यहां तक अगर जाना है मुझे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीन विमीय गति क्या होता है? तीन विमीय गति मतलब मैं इधर भी चलूं, इधर भी चले जाऊं और उड़ भी जाऊं। ऐसा कौन कर सकता है? पंछी कर सकते हैं, एरोप्लेन कर सकता है, हेलीकॉप्टर कर सकता है ना। तो ये सब कैसी गति होती है? तीन विमीय गति होती है। मच्छर कहीं भी घूम सकता तो मच्छर भी तीन विमीय गति कर सकता है, लेकिन तुम तीन विमीय गति नहीं कर सकते हो, है ना। मच्छर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। मच्छर तीनों विमाओं में उड़ सकता है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, तुम नहीं जा सकते। चलो, तो ये गति के एक प्रकार हुए, है ना। इसके अलावा हमें गति के और भी प्रकार है छोटे मोटे, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। या इसके अलावा और भी आप ऐसे अगर नाइन्थ में बातें करें हम, तो उसके हिसाब से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो गति के प्रकार होते हैं वो ऐसा होता है कि एक सरल रेखीय गति होता है, फिर एक वृत्तीय गति होता है, फिर घूर्णन गति होता है। तो ये सब वैसे भी द्विविमीय के अंदर ही आ जाते हैं या सरल रेखा के में गति में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब अगर आप 9वीं कक्षा में होते या 11वीं कक्षा में होते तो सब स्कूल में लिखने में काम आता है। लेकिन इसमें नीट पे ऐसा कुछ सवाल नहीं आएगा। नीट वाला थोड़ा ना उससे पूछेगा कि बता भाई इनमें से 4 घूर्णी गति के कौन से एग्जाम्पल है ना। बिल्कुल ही बकवास सवाल। वैसे फिर और भी हम जब घूर्णन गति वगैरह पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे, तो उसमें आपको वो बातें समझ में अपने आप आ जाएगी, है ना। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? एग्जाम्पल अगर मान के चलो मैंने बोला कि कोई घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णी गति, अगर घूर्णी गति कौन कर रहा है? पंखा वहीं उसके अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, तो ये कैसी गति होगी? घूर्णन गति होगी, ये घूर्णी गति होगी। इसी प्रकार से लिख लो भाई, लिख लो वरना बोलो तो लिखवाया नहीं। इसी प्रकार से हो सकता है एक सरल रेखा गति हो सकती है ना। ये विमा के हिसाब से था, ये किसके हिसाब से था? विमा के हिसाब से। विमा के हिसाब से हमने इन्हें 3 हिस्सों में तोड़ा। फिर ऐसे ही हो सकता है सरल रेखीय गति हो सकता है। फिर उसके अलावा आप चाहो तो वृत्तीय गति हो सकती है, वृत्तीय गति हो सकती है,
और घूर्णन गति हो सकती है या घूर्णी गति हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की गतियां हो सकती है ना। वृत्तीय गति मतलब कि एक वृत्त पे चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो ये अगर एक कण किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी दूरी परिवर्तित ना होने दे तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर अपनी दूरी परिवर्तित ना होने दे तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। ऐसे ही अगर एक अक्ष के सापेक्ष अगर कोई भी वस्तु घूम रही है तो वहां पर उसकी गति कैसी होती है? घूर्णी गति होती है ना। जैसे पंखा एक अक्ष के सापेक्ष घूमता रहता है वहीं के वहीं, तो कैसी गति हुई? घूर्णी गति हुई। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे और काम की बातें करते हैं, ये सब तो छोटी मोटी इधर उधर की बातें। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें एक एक कर कुछ शब्दों के बारे में पढ़ना। कुछ शब्दों के बारे में क्या होता है सर? कुछ शब्द के बारे में क्या होता है? मतलब कि हमें अब जब गति पढ़नी है तो गति में हमें कुछ भौतिक राशियां पढ़नी होगी जो हमारी गति को परिभाषित करने में काम आएगी। तो उन्हीं भौतिक राशि में जो सबसे पहली भौतिक राशि पढ़ने वाले बेटा, हम उससे कहते हैं दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ने वाले? दूरी और विस्थापन। एकदम आसान सी बातें होती है, एक एक करके हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे समझते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए भी है भैया, तो आप सारी बातें समझ भी सकते हो, पहले उसे लिख भी सकते हो, है ना। पहले यहाँ पर समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी और विस्थापन क्या होते हैं? मान के चलो ये एक ए बिंदु था, यहाँ पर ये बी बिंदु था, तो ए से बी तक चिंटू गया इधर से, है ना। ये सब जा रहे थे भैया दिल्ली से गोवा, है ना। क्योंकि अभी कौन पहुंचा गोवा? अभी मुन्नी और बबीता गई ना भैया, तो अब चिंटू को भी जाना पड़ेगा गोवा। बोले भैया मुन्नी और बबीता तो गई, अब अपन भी चलेंगे, मजे करेंगे। तो यहां पर ये दिल्ली से निकला, ये भी गया गोवा। इसी प्रकार से मान के चलो चुन्नू भी गया गोवा, वो किसी दूसरे पथ से गया, ठीक है। उसने बोला कि मैं अपने मामा के घर होते हुए गोवा जाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद में मुन्नू भी गया गोवा, है ना, और मुन्नू किसी तीसरे पथ से गया, है ना। और इसके अलावा बबीता और मुन्नी तो ऑलरेडी गोवा पहुंच चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर बबीता भी गोवा पहुंच गई, मुन्नी भी गोवा साथ में पहुंच गई। तो अब ये सब गोवा पहुंचे, है ना। तो अब ये वास्तविकता में अगर मैं थोड़ी सी फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो दिल्ली से गोवा सबने अलग अलग पथ पर या अलग अलग पथ से गए हैं। तो ये जो वास्तविक पथ की लंबाई होती है ना, क्या होता है भैया? वास्तविक पथ की लंबाई, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दूरी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? दूरी। इसी प्रकार से यहां पर ए से बी तक, ऐसा कोई कलर जो हमने नहीं लिया, नीला, ए से बी तक अगर मैंने एक सीधी सरल रेखा बना दी, है ना, जैसे भाई रामलाल ने देखा ये सब तो पहुंच गए, मैं तो अकेला रह गया यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के, वो तो पेड़ के नीचे बैठकर बोर खा रहा था वो, है ना, ऐसे कुछ फल फूल खा रहा था, वो तो बैठे बैठे फिर बेचारा है, ये तो सब चले गए, मैं अकेला रह गया। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? ये यहां से सीधा एकदम सीधा, बोले मैं सबसे तेजी से पहुंचना हुआ सबके पास, तो ये एकदम सीधा इस पथ पर गया। तो यह भी एक पथ ही है, लेकिन यह क्या है? यह न्यूनतम है। ये क्या है भैया? न्यूनतम दूरी है ए से बी तक की, है ना। तो यहां पर जो न्यूनतम लंबाई होगी, न्यूनतम लंबाई या दूरी बोल सकते हैं, दो बिंदु के मध्य इसे क्या बोलते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं, है ना। अब देखा जाए तो ये तो एक तल में गया, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, लेकिन यह एक सरल रेखा में गति हुई भैया। रामलाल जो था वो एकदम सीधे गया,
तो यहां पर अगर ये एकदम सीधे गया ए से बी तक, तो यह क्या होगा, यह विस्थापन कहलाएगा। और किसी भी पथ से जा रहा है तो वह दूरी कहलाएगी। क्लियर है छोटी सी बात, है ना। तो यहां पर अगर मैं ए से बी तक आपसे पूछूं तो ए से बी तक कितनी दूरियां संभव है, ए से बी तक अनंत दूरियां संभव है ना। जैसे तुमने बोला कि हम भी चलेंगे गोवा, है ना। अब तुम निकले गोवा, तो तुम निकले ए बिंदु से दिल्ली से। अब तुमने सोचा कि गोवा के आगे पहले हम एक बार कन्याकुमारी जाएंगे फिर गोवा आएंगे, है ना। तुम कहां पहुंच गए, केरला पहुंच गए तुम, है ना, या तमिलनाडु में पहुंचे, कन्याकुमारी घूम कर आएंगे, भारत का छोर टच कर आएंगे, फिर वापस गोवा जाएंगे, है ना। पहले भगवान के दर्शन करके आएंगे, रामेश्वरम पहुंच गए तुम, फिर बोले वापस गोवा आएंगे फिर हम, है ना। तो फिर ये इतना घूम गए तो तुम्हारा तो पथ और ज्यादा लंबा हो गया। तो यहां पर तुम्हारी दूरी ए से बी तक की अनंत दूरियां संभव है, ए से बी तक में अनंत दूरियां संभव है, लेकिन ए से बी तक तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, विस्थापन तो एक ही संभव है। क्लियर है। इन सबका विस्थापन तो जो रामलाल ने तय किया वही होगा। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं दिल्ली से गोवा देखूं तो एकदम ऐसी सीधी सड़क तो भारत सरकार ने बनाई ही नहीं है। हाँ, सीधी सड़क नहीं बनाई है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भैया विस्थापन जो होगा वो हवा में एक लाइन खींच दो आप, सीधे गोवा, इधर गोवा है भैया हमारे यहाँ, मैं दिल्ली में खड़ा हूं, इधर गोवा है ना। तो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में खींच दूं, वो गोवा में मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है, हाय एकदम सीधे लाइन, है ना। ओ भैया क्या हालचाल, बढ़िया, गोवा में सब बढ़िया चल रहा है, हाँ चलो। तो वो गोवा को दिख रहा है, वो गोवा में खड़ा हुआ, तो ये एकदम सीधी लाइन हम दोनों के बीच में ना, बीच में सड़क मार्ग से गोल गोल घूम सकता है, कहीं से भी मोड़ उड़ा सकते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में सीधी रेखा होगी वह विस्थापन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वास्तविक जीवन में तो सर हम ऐसे सीधे जा ही नहीं सकते, एरोप्लेन से चले जा, उड़कर चले गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। क्लियर है बेटा। तो यह दूरी और विस्थापन में बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा फर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी फर्क जानते हैं। जैसे और फर्क, सबसे पहली बात तो जो दूरी होता है ना, जो दूरी होता है बेटा वो कैसी राशि होता है, दूरी होता है एक अदिश राशि, है ना। अदिश राशि कहने का मतलब क्या है, इसके पास परिमाण ही है, इसके पास दिशा नहीं है, तुम कहीं से भी घूम कर जाओ। तो ये सब क्या तुम्हारी दूरी कैसी होता है, अदिश राशि होता है, दूरी अदिश राशि है। और जो विस्थापन है वह सदिश होता है। सदिश कहने का मतलब क्या है सर, सदिश कहने का मतलब है बेटा इसके पास ए से बी तक दिशा भी, स्विंग एकदम सीधे जाना पड़ेगा ए से बी, तभी गोवा पहुंचोगे। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, और ये एक अदिश राशि होगी। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल से हम कहानी को समझते हैं, है ना। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी कहानी, अब देखो ये तो क्या था, ये जनरल सी बात है, अब हमें पढ़ना है सरल रेखा में गति, है ना। तो अब हमारी कहानी में हम लाते हैं ट्विस्ट। ये है भैया चिंटू का घर, है ना, और चिंटू के घर से एक सड़क सीधी जाती है एक मार्केट में, है ना। दुकानें हैं कुछ यहाँ पर, कुछ दुकानें हैं यहाँ पर। अब चिंटू को मम्मी ने बोला, है ना, चिंटू की मम्मी ने बोला कि बेटा इधर आओ, जाओ कुछ सामान लेकर आओ। तो चिंटू मार्केट गया, है ना। चिंटू की मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा, आज तुम्हें हम बना के खिलाएंगे आइसक्रीम, तो जाओ दूध लेकर आओ। तो यहां से चिंटू निकला, चिंटू सीधे मार्केट तक गया। अब एकदम सीधे मार्केट तक गया, तो मान के चलो चिंटू के घर से मार्केट की दूरी जो है वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बहुत हो गया रे, इतनी दूर कैसे जाएगा, चल 2 किलोमीटर कर ले, 2 किलोमीटर कर लिया। फिर उसके बाद में वो मार्केट से दूध लेकर वापस आ रहा था, है ना। दूध वगैरह, कस्टर्ड पाउडर, है ना, और क्या लगता है आइसक्रीम बनाने में, सब लिया आया, फ्लेवर सब लिया आया, ठीक है। अब ये वापस आ रहा था, तो अब ये वापस आया, फिर यहां पर उसे मुन्नी मिल गई। तो भैया चिंटू ने बोला अब क्या करे, अब पहले मम्मी को दूध भी दे के आना है ना, और मुन्नी भी बीच में मिल गई। तो मुन्नी यहां पर खड़ी थी मार्केट से 500 मीटर की दूरी पर। तो अगर मैं समझूं कि मम्मी से मार्केट, मम्मी से एम फॉर मार्केट तक चिंटू गया, तो यह एक सरल रेखा में गया। तो मम्मी से मार्केट तक के लिए
मम्मी से मार्केट तक के लिए चिंटू की दूरी और विस्थापन क्या हुई? तो सर चिंटू की जो दूरी हुई, पहले हम दूरी लिखेंगे फिर हम विस्थापन लिखेंगे। तो चिंटू की जो दूरी हुई, चिंटू की जो दूरी हुई वो कितनी हुई? तो सर चिंटू की दूरी हुई 2 किलोमीटर। चिंटू की दूरी कितनी हुई? 2 किलोमीटर। चिंटू का विस्थापन कितना हुआ? चिंटू का विस्थापन भी 2 किलोमीटर हुआ। ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में चले, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पकड़ा यहां से, देखो एग्जांपल से पॉइंट पकड़ते जाएंगे, है ना। अगर कोई भी वस्तु सरल रेखा में चले बिना दिशा परिवर्तित किए, कैसे? बिना दिशा परिवर्तित किए, तो उसकी दूरी और विस्थापन बराबर आता है। लिख लो कॉपी में, है ना, कि बिना दिशा परिवर्तित किए, बिना दिशा परिवर्तित किए तो दूरी बराबर होगा विस्थापन के। अगर एक वस्तु सरल रेखा में चले बिना दिशा परिवर्तित किए तो दूरी जो होगा वो विस्थापन के बराबर आएगा। ठीक है, चलो भैया। और सर अब मान के चलो उसे मिली मुन्नी, तो अब जब चिंटू गया मम्मी से मार्केट से मुन्नी के पास, मम्मी से मार्केट से मुन्नी के पास, तो अब उसकी दूरी कितनी हुई? अब उसकी दूरी कितनी हुई सर? अब उसकी जो दूरी हो गई वो 2 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर हो गई है। कितनी हो गई भैया? 2.5 किलोमीटर। तो यहां पर देखो, ये गया और इधर आया, तो 2.5 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ सर, अब विस्थापन जो है उसका ये वाली दूरी होगी, तो ये दूरी होगी सर 1.5 किलोमीटर। कैसे? 2 में से आधा किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर बचा, मतलब कि अब विस्थापन कम हो रहा है ना। सरल रेखा में अगर आपने एक यू टर्न ले लिया, कैसा टर्न ले लिया? यू टर्न ले लिया, दिशा परिवर्तित कर ली, तो यहां पर दूरी तो बढ़ती ही जाएगी। दूरी कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकती। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी कभी भी गति करती हुई वस्तु के लिए दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती। विस्थापन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है ना। देखो अब विस्थापन कम हो गया। फिर चिंटू और मुन्नी बोले चलो अब तो दोनों साथ ही चलते हैं, हमारे घर आइसक्रीम बन रही है। तो उसने बोला चलो भैया, मम्मी को बोलते हैं मुन्नी के लिए भी आइसक्रीम बनाएंगी। तो यहां पर अब ये दोनों चले वापस घर आ गए, है ना। अब ये दोनों वापस घर आ गए। तो अगर दोनों वापस घर आ गए, चिंटू और मुन्नी दोनों वापस घर आ गए, तो मतलब मम्मी से गया वो मार्केट, फिर मिला मुन्नी को, फिर आ गया मम्मी के पास। तो अब इस पूरे चक्कर में विस्थापन कितना हुआ या दूरी कितनी? सर 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया, तो यहां पर जो दूरी हुई वो 4 किलोमीटर हो जाएगी। 2 धन 2 मतलब हो जाएगा 4 किलोमीटर। और अगर मैं विस्थापन देखूं तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है, अशून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी किसी भी चलित वस्तु के लिए। ठीक है, फिर उसने बोला कि मम्मी जल्दी आइसक्रीम बनाओ। तो मम्मी ने डांटा, ए चल भाग यहां से, आइसक्रीम अब मिलेगी रात को, जमने में समय लगता है। ओहो, चिंटू को तो लगा था मैं दूध दूंगा मम्मी को, मम्मी ऐसे कुछ करेगी, जादू करेगी और आइसक्रीम खिला देगी हमको, लेकिन अब आइसक्रीम बनने में तो बहुत समय लगेगा। तो उसने बोला सर मैं, है ना, उसने बोला कि सर अब क्या करे। मम्मी से भी पूछा अब क्या करे। तो उसने सोचा चलो अब मैं मुन्नी के साथ उसके घर चले जाता हूँ। मुन्नी ने बोला चल हमारे घर आइसक्रीम बनी है, हम तुझे आइसक्रीम खिला देते हैं। तो ये मुन्नी के घर चले गए दोनों। तो मुन्नी के घर जैसे ही पहुंचे तो अब क्या हुआ? अब अगर मैं रामलाल की दूरी देखूं, अब क्या है भैया, मम्मी से गया मार्केट,
है ना, मार्केट से मुन्नी के पास गया, है ना, और फिर उसके बाद में मार्केट से फिर वापस मम्मी के पास आ गया, और फिर उसके बाद में ये दोनों गए मुन्नी के घर। तो मुन्नी के घर पहुंचे तो अब दूरी कितनी हुई ये बताओ। रामलाल की पूरी दूरी कितनी हुई, तो रामलाल की पूरी दूरी, अच्छा सर ये कितना है, मुन्नी का घर है 1 किलोमीटर दूरी पर, तो ये सर 4 किलोमीटर आया और 1 किलोमीटर और चले गया, तो 4 धन 1 किलोमीटर। देख रहे हो दूरी हमेशा बढ़ती जा रही है, लेकिन अब विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ -1 किलोमीटर। विस्थापन हो गया -1 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अब वह अपने घर से नेगेटिव दिशा में चले गया। कहां चले गया? नेगेटिव दिशा में। तो विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो क्या क्या पॉइंट याद रखो, अब हमें कहानी से क्या क्या समझ में आ गया। जो दूरी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी या ज्यादा होगी विस्थापन। दूरी हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी विस्थापन के। एक और इंपॉर्टेंट सी बात पकड़ ली हमने यहां से, है ना। तो अगर ये चल रहा है तो दूरी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। बराबर हो सकती है अगर इसने यू टर्न नहीं लिया तो विस्थापन कम होता जाएगा और दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन पॉजिटिव, शून्य, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में समय के साथ हमेशा दूरी बढ़ेगी, समय के साथ विस्थापन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होने वाला। तो ये दूरी और विस्थापन को लेकर चिंटू और मुन्नी की कहानी से हमने सारे पॉइंट समझ लिए। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताया उनको एक बार लिखित अवस्था में देख लेते हैं ना। मतलब यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है उसको एक बार फटाफट समझ लेते हैं। जो मैंने बातें बोली वही यहाँ पर लिखी हुई है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी पथ पर निर्भर करती है जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप कैसे भी जाओ विस्थापन तो जो है वही होगा ही होगा। इसी प्रकार से गतिशील वस्तु के लिए दूरी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। इसी प्रकार से दो निश्चित बिंदुओं के मध्य, अच्छा ये जो दो निश्चित बिंदु है इसमें जहां से गति करना प्रारंभ करते हैं उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और जहां तक गति करते हैं उसे अंतिम बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है ना। ये हमने पहले ही गोवा की कहानी से समझ लिया था, क्योंकि दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत पथ संभव है। दो दिए गए बिंदु के मध्य विस्थापन का केवल एक मान संभव है। विस्थापन केवल एक ही हो सकता है, दूरियां अनंत हो सकती है। यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तो, है ना, दिशा के परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तो दूरी और विस्थापन परिमाण क्यों लिखा है, अच्छा यहाँ पे मॉड क्यों लगा दिया, मतलब परिमाण, विस्थापन का जो परिमाण है वह बराबर होगा, विस्थापन का जो परिमाण है वो दूरी के बराबर होगा, है ना। मतलब विस्थापन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो देख मैं नेगेटिव डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चले गया तो मेरी दूरी भी 10 किलोमीटर है, विस्थापन नेगेटिव में है तो उसका मॉड मतलब 10 किलोमीटर, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो गए। अन्यथा जो दूरी होगा वो बड़ा होगा विस्थापन से, मतलब दूरी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है विस्थापन के। ये वही वाली बात आखिरी लाइन में लिखी गई है। क्लियर है बेटा? चलो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें दूरी और विस्थापन को लेकर हमने पढ़ ली। अब इसमें छोटी मगर बड़ों की बातें सवाल के रूप में करते हैं। आपको बताना है क्या होगा यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या शून्य हो सकती है, अशून्य हो सकती है ना। आपको बताना है दोनों में से क्या सही है। एक प्रश्न है ये आपके लिए, जल्दी सोचो और बताओ कि अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगी। देखो अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगी, विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हो सकती है, होगी ही जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल मान के चलो
अभी हमने चिंटू के एग्जांपल समझा था, ये मार्केट गया, मार्केट से वापस आ गया, है ना, तो गया और घूमकर आया, तो जिसकी दूरी थी, दूरी अगर ये मार्केट 2 किलोमीटर था तो दूरी कितनी हो गई थी भैया, 4 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना था, 0 था, विस्थापन 0 था। तो दूरी 4 किलोमीटर, तो विस्थापन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अब बोला हुआ है यहाँ पर विस्थापन 0 हो तो दूरी 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। एक सेकंड हम फिर से समझ लेते हैं, 2 स्टेटमेंट है, वापस पढ़ते हैं। यदि विस्थापन 0 हो तो विस्थापन 0 है, यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से फिर से समझ लो, दूरी यहाँ पर विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 तो दूरी 0 हो सकती है क्या, दूरी 0 हो सकती है क्या, नहीं सर दूरी तो 0 नहीं हुई। और इसके अलावा क्या एग्जांपल देख सकते हैं, मान के चलो, फिर एक और एग्जांपल समझते हैं, मान के चलो चिंटू अपने घर में बैठा हुआ है, चिंटू अपने घर में बैठा है, इसी एग्जांपल सब कुछ हो जाएगा। चिंटू अपने घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, बैठा है, घर में बैठा हुआ है, आलसी हो गया है, लॉकडाउन में बैठा है, तो दूरी और विस्थापन दोनों ही 0 है। तो अगर विस्थापन 0 है, अगर विस्थापन 0 है तो दूरी 0 भी हो सकती है और दूरी अशून्य भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूरी 0 है, दूरी 0 है तो विस्थापन 0 होगा ही होगा। दूरी 0 है, अगर दूरी 0 है तो विस्थापन, अरे दूरी 0 मतलब चला ही नहीं, दूरी 0 है मतलब चला ही नहीं, तो विस्थापन तो 0 होगा, 100% 0 होगा। क्लियर है बेटा। चलो ऐसे और एग्जांपल्स करते हैं हम, किस पर एग्जांपल्स कर रहे हैं हम अब दूरी और विस्थापन पे बहुत सारे एग्जांपल्स करना चाह रहे हैं। हमें बोला गया कि यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति दी गई है और अंतिम स्थिति दी गई है तो विस्थापन बताइए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या होगा विस्थापन, कैसे होगा विस्थापन। तो देखो बेटा, सबसे आसान सवाल, हमें निर्देशांक दे दिए गए, सर लेकिन ये तो 3 है, एक्स वाई जेड, तो एक बार रिवीजन कर लेते, तो मैं फॉर्मूले बता देता हूं एक बार में। मान के चलो यहां पर एक बिंदु है, ये मैंने तुम्हें वैसे पहले भी बताया था, x1 y1 और ये x2 y2। अगर मुझे ये दूरी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सरल रेखा में एकदम, तो ये दूरी होगी, ये विस्थापन होगा। अच्छा लेकिन अगर सर 3 हो जाए तो क्या करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, यहाँ कर ले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर है कहानी। तो इस हिसाब से हम पूरी कहानी को देख सकते, समझ सकते और बढ़िया तरीके से पढ़ भी सकते हैं। चलो भैया तो बता दो जल्दी से इसका जवाब क्या आ जाएगा। सर तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी इसके लिए हम लगा देंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 ये है 8 और ये 2 है x2 y2 z2, ये तो समझते हो ना x y z है, वरना पता चलो अरे सर इसमें x y z क्या है, भरोसा उठ गया हमारा तो दुनिया से। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये 269 ये है x1, ये है y1, ये है z1। उसी प्रकार से 8 माइनस 2 19, ये है x2, ये है y2, ये है z2। कृपया करके इस प्रकार के सवाल कमेंट में ना करें। ये होगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस 2 माइनस 6, y2 माइनस 6, y1 माइनस 6 नहीं है, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, प्लस z2 है 19 और z1 कितना है 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वर्गमूल, ये कितना आ गया बेटा, 8 में से 2 गए 6 बचे, ये हो गया 8 का माइनस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो ये हो गया बेटा वर्गमूल 36 प्लस 64 प्लस 100, तो हो गया वर्गमूल 200 इकाई।
इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं बताया तो हमने इकाई लिख दिया। ओहो मिट गया। या 200 को हम लिख सकते हैं 10√2 है ना, 200 को लिखो 2 इंटू 100 में से 10 बाहर आ सकता है। तो ये छोटी सी आसान सी कहानी। ऐसे ही और सवाल कर लेते हैं। मान के चलो अगर हम एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, है ना, अगर मान के चलो कोई एक वस्तु है, सॉरी तो द्विविमीय हो जाएगा, अरे हाँ तब द्विविमीय हो जाने दे, थोड़ा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। वृत्तीय पथ पर अगर किसी वस्तु ने गति करी, तो यहां पर मान के चलो ये था ए, ये था ए, और ये यहां तक पहुंचा बी, ये बिंदु है सी, ये बिंदु है डी। ठीक है, इसकी त्रिज्या है आर। त्रिज्या कितनी है? आर। तो अब मुझे बताना है ए से बी में सब में बताएंगे हम दूरी और विस्थापन, है ना। कोई भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम सब की दूरी और विस्थापन बता रहे हैं। ठीक है, चलो भैया बताओ, फटाफट बताओ दूरी क्या होगी ए से बी में। वैसे ये सवाल तुम लोगों को करवाने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी 11वीं पढ़ चुके हो। ये तो चूजों को खुश करने के लिए सवाल होते हैं। हाँ सर ने होगा बहुत सारे सवाल करवाए, अरे क्या मूर्खता भरा सवाल है। बताओ दूरी क्या होगी ए से बी में। तो सर ये ए से बी में जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये 2πr पूरा होता है, 2πr पूरी दूरी होती है, तो इसका 1/4। तो जो 2πr का 1/4 मतलब हो गया πr/2। या ऐसा अच्छा नहीं लगता तो और भी तरीके से सोच सकते थे, और भी तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखो, हमें पता है कि जो चाप की लंबाई होती है वो r थीटा होती है। ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 180, ये होगा 270 और होगा 360। कहानी खत्म, पैसा जम। तो यहां पर विस्थापन, अच्छा विस्थापन कैसे निकालेंगे सर, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा ये ए से बी, ये तो देखो भैया ये आर, तुझे ये निकालना, अरे ये भी आर होगा, तुझे निकालना है भी। तो बोलो बोलो पाइथागोरस बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। √r² + r², पाइथागोरस बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। तो ये हो जाएगा यहां से √2r। ठीक है, चलो भैया इसी प्रकार से ए से सी में क्या होगा, जल्दी से बता दो भैया। ए से सी में, स्क्रीन पॉज करो, सारे आंसर बताओ। ए से सी में क्या होगा, ए से सी में ट्विंग, यहां तक गया सर। तो यहां तक अब जो दूरी हो गई है, वो πr हो गई है। क्यों? क्योंकि कोण हो गया 180 या पाई, या 2πr का 1/2 कर लो, जैसी इच्छा हो। टाइम पास करने के अलग अलग तरीके। यहां से यहां तक में जो विस्थापन होगा वो 2r होगा। ए से डी में क्या होगा, ए से डी में से पूरा घूम कर यहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, ए से डी तक, है ना, सी से, मतलब ऐसा लिख दिया कि सी से होते हुए, वरना ए से डी तो तुम सीधे भी कूदा दो उसको, तुम्हारा क्या भरोसा भैया, है ना। ए से डी इधर कूदा दो, नहीं पूरा घुमा के कुदाना है। तो अगर पूरा घुमा कर कुदा रहे हो तो ये हो जाएगा सर, ये है 3/4 या 3/2 πr लिख सकते हैं हम, है ना। ये कोण कितना होगा, ये पाई होता है, ये 270 डिग्री हो गया। 270 मतलब कितना हो गया, 270 मतलब हो गया 3/2 पाई। विस्थापन कितना होगा, √2r होगा। मुझे कैसे पता चल जाता है, मैं सब इंटेलिजेंट कैसे बन गया। देखो ये r है, ये r है, तो ये निकालना है ना यार अब तुम्हें। ये तो बात बराबर ही, ऊपर नीचे पाइथागोरस बाबा की फिर से जय हो, सेम होगा। चलो और सवाल पे सवाल। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर x अक्ष के अनुदिश 20 मीटर पर जाता है, फिर उसी रेखा पर -20 मीटर पर लौट आता है। तो फिर से देखो जितने सवाल है दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन बताइए। तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो कैसे करेंगे, एक लाइन बना ले, ये कर ले 0, ये हो गया 20 मीटर, इधर आ जा, ये हो गया -20 मीटर। तो क्या हो गया सर, एक कण
मूल बिंदु से गति प्रारंभ करते हुए यहां से पहुंचा, पहले इधर पर जाता है, फिर उसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु -b तक लौट आता है, यहां पर पहुंच गया। तो दूरी क्या होगी? दूरी बहुत ही आसान से सवाल, दूरी क्या होगी सोचो। तो सर दूरी होगी 20 प्लस 20 प्लस 20, -20 मत कर लेना, है ना, माइनस में गया लेकिन चला तो है, तो होगी 20 प्लस 20 प्लस 20, मतलब हो गया है 60 मीटर। विस्थापन सोचो बालक क्या होगा विस्थापन। तो गुरुजी विस्थापन देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी बता दी जाए तो ये हो गया -20 मीटर। अरे उधर गया ना बालक, तो कितना होगा? -20 मीटर विस्थापन होगा। एक और आसान सा सवाल तुम्हारे सामने, अगला सवाल देख लेते हैं, है ना, एक और बढ़िया सा सवाल। सवाल वाला क्या कहना चाह रहा है? सवाल वाला कहना चाह रहा है हमें कि यहाँ पर O से A से B से C से D, तो O से D में दूरी और विस्थापन क्या होगा? सर बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं बनेगा। ठीक है मत बना, छोड़ दे, काय पड़ रहा है नीट के लिए, है ना, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तुम्हारे साथ 15 लाख और है, सबको तो डॉक्टर बनाना है भारत देश में, सब डॉक्टर हो जाएंगे तो इलाज किसका करोगे फिर? बताओ दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी और विस्थापन कैसे करेंगे? तो कैसे होगा दूरी और विस्थापन? तो दूरी मैं बता देता हूं, विस्थापन तुम बताओ। अरे दूरी तुम नहीं, दूरी मैं बता रहा हूं, विस्थापन तुम बताओगे। उनको लगा कि भैया दूरी हमें बताना है, सब विस्थापन बताएंगे। ब्रह्म में तो दुनिया जी रही है। OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। OA हो गया 8 किलोमीटर, AB हो गया 4 किलोमीटर, BC हो गया 4 किलोमीटर और CD हो गया 1 किलोमीटर। लो भैया हमारा तो आंसर आ गया 12 और 4 16 और 1 17। अब बताओ विस्थापन कैसे निकालेंगे? विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो सर ये तो होगा ही नहीं। होगा 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 होगा, देखो कैसे होगा। ये तुझे निकालना विस्थापन, ये निकालने का है ना, देख अपन कैसा करेगा। अरे ये करे, ये O से D तक की लंबाई निकालनी है, लाइन जो खींची इसकी लेंथ निकालनी है। हमेशा अगर ऐसा कुछ भी फंसता है तो बोलो पाइथागोरस बाबा की जय हो। तो यहां पर ये हो गया, ये OD निकालना है। तो क्या तुझे ये वाली लंबाई पता चल सकती है? कहीं से भी जुगाड़ करो ये लंबाई का और ये लंबाई का, तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो यहां पर ये और ये लंबाई कैसे पता करेंगे? तो देखो यहां पर ये त्रिभुज अलग से मैंने काट लिया। अब देखो बेटा, ये पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई है 4 किलोमीटर, यह 1 किलोमीटर, तो छोटू बचेगी 3 किलोमीटर। कितनी बची? 3 किलोमीटर। यह है 4, यह है 1, तो ये बची 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये वाली जो दूरी है ये 8 किलोमीटर दी है तुम्हें, ये पूरी है 8 किलोमीटर, ये वाली जो है वो 4 किलोमीटर है, तो ये कितनी बची? सर 8 में से 4 गया, 4 बचा। वाह यार बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। और इसी प्रकार से फिर से हमने बोला जय हो पाइथागोरस बाबा। तो यहां पर हमने ये विस्थापन निकाल लिया। तो क्या आएगा विस्थापन? कैसे निकालेंगे? आ गया आंसर 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। विस्थापन आ गया वर्गमूल 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब हो गया वर्गमूल 25। 25 मतलब हो गया 5 इकाई, या सॉरी 5 किलोमीटर में गया। ओहो 5 किलोमीटर। क्लियर है बेटा? अरे यही होगा 16 और 9, 3 4 5 का त्रिभुज याद रख लो, 1000 बार बोला है मैंने। चलो तो एक और बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ऐसे कुछ 1-2 और आखिरी सवाल आज की क्लास के, फिर अगली क्लास में हम अभी तो क्विज करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में चाल और वेग समझेंगे। देखो तो यहां पर एक और रोमांचक सा सवाल, यदि वस्तु की स्थिति से दी गई है तो वस्तु का विस्थापन बताइए। क्या चक्कर है भैया? ये
पहले ये समझना होगा, ये इस समीकरण को समझना होगा। ये बताता है बेटा x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, x बराबर 5t, x बराबर 4t, ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी समीकरण हो सकता है। अब चक्कर क्या है इन सभी समीकरणों का, चक्कर क्या है इन सभी समीकरणों का कि ये आपको क्या बताता है, ये आपको यह ज्ञात कराता है भैया कि t का मान 1 रखने पर, t का मान 1 रखने पर यहां पर कुछ x का मान आएगा, या t का मान 0 रखने पर कुछ x का मान आएगा, है ना। ये आपको स्थिति बताता है। देख, स्थिति, विस्थापन और दूरी, 3 अलग अलग बातें हैं। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य जो एकदम सीधी सरल रेखा होगी वह विस्थापन होगा। वास्तविक पथ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो होगा वह दूरी होगी। स्थिति क्या है? कहां पर हो। बस इसका मतलब होता है स्थिति, है ना। जैसे फोन पर ना, अरे कहाँ है, तो वो क्या पूछ रहा है? दूरी विस्थापन नहीं, वो स्थिति पूछ रहा है ना। जैसे कहाँ है, मैं ये मॉल में खड़ा हुआ, मॉल में नीचे तो खड़ा हुआ है, तो कहाँ है? मॉल में हूं, मैं 4थे फ्लोर पर हूं, तो ये क्या स्थिति होगी। ठीक है, ऊपर मत आना, मैं किसी के साथ हूं। देखो, तो यहां पर ये कहां पर है वो स्थिति बताता है। तो जैसे अगर मान के चलो टाइम t = 0 पे मैं यहां पर था, फिर तुमने ये मेरा मान के चलो मेरा समीकरण है, गति का समीकरण है ना, टाइम t = 0 पे मैं यहां पर था, फिर तुमने टाइम t = 1 रखा, मैं यहां पर हूं। ठीक है, आंख बंद करो, सब आंख बंद करो, आंख बंद कर लो, है ना। हाँ चलो आंख खोलो, आंख बंद करो, आंख खोलो। मैं वहां पर था, तुमने आंख खोली, मैं यहां पर हूं, तो मैं वहां से यहां कैसे आया? सर चलकर आए। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं यहां से यहां तक, मेरा कहने का मतलब है मैं कैसे आ सकता हूं, मैं यहां से वहां तक जाने के लिए आगे जा सकता था और फिर पीछे आ सकता था, ये स्थिति हो सकती थी। या मैं यहां पर था, यहां से इधर बाहर गया और फिर घूमकर वहां आया, ये भी हो सकता था। या मैं सीधे यहां से यहां चली गया। तो 3 स्थितियां संभव हैं। एक अंतिम बिंदु से ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए या तो सीधे चले जाओ, या घूम कर आओ, या इधर से घूम कर आ जाओ, सरल रेखा में सब कुछ। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन कहां से आया है? वो उसके समीकरण से पता चलेगा। स्थिति क्या बताएगा कि समय t = 0 पर यहां पर था और किसी समय t पर यहां पर पहुंचा, 1 सेकंड पर या 2 सेकंड पर या किसी पर भी। ठीक है, कैसे गया वो अब हमें जज करना आगे सीखेंगे। ठीक है, तो स्थिति बताता है, क्या क्लियर है बेटा? स्थिति क्या बताता है कि कहां पर है। तो वैसे ही हमने सोचा कि अब सवाल पड़ा, उसने बोला 4 सेकंड में स्थिति बताइए, 4 सेकंड में विस्थापन बताइए। तो देख, उसने विस्थापन ही पूछा, दूरी नहीं पूछी। मैं यहां से ऐसा जाऊं, वहां से घूम कर आऊं, या उधर से घूम कर यहां पहुंचू, सब में विस्थापन समान ही होगा। तो उसने भी रिस्क नहीं लिया, उसने भी दूरी नहीं पूछी, उसने विस्थापन ही पूछा। दूरी पूछेगा तब उसके सवाल कैसे करेंगे वो समझेंगे हम चाल और वेग के जरिए। देखो पहला पार्ट, ये x बराबर t² प्लस 2t प्लस 4 दिया हुआ है। यहां पर t का मान रख दो 0। क्यों? पहले कहा 4 सेकंड में तो कहां पर था ये भी तो देखूंगा, ऐसा मत कर देना, है ना। ऐसा मूर्ख बालक आता है एक, बोलेगा सर t = 4 सेकंड में कहां पर है, तो यहां पे रखा मैंने x में, यहां पे रखा मैंने 4 का वर्ग हो गया, फिर हो गया 2 × 4 प्लस 4, तो हो गया ये सर 16 प्लस 8 प्लस 4, तो हो गया सर 28। तो ये 28 मीटर चला। पहला ऑप्शन 28 था, उसने टिक कर दिया, उसका 28 मीटर। वाह वाह भाई, खुश हो गए, घर आए और फिर देखा। अच्छा, आजकल तो तुम मोबाइल में टेस्ट दे देते ना, हम लोगों को कोचिंग जाना पड़ता था टेस्ट देने पहले, है ना। इसके पहले वाले बच्चे भी कोचिंग चलते थे, तुम नए युग के बच्चे हो, तुम्हें मोबाइल में ही सब कुछ मिल रहा है। तो तुमने देखा टेस्ट खत्म हुआ, मेरा आंसर तो गलत हो गया, फिर सोचते मैं ही ऐसा क्यों हूं, क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्या मैं ही इतना विचित्र प्राणी हूं इस दुनिया में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मत कर देना, है ना। ऐसा मूर्ख बालक आता है एक, बोलेगा सर t = 4 सेकंड में कहां पर है, तो यहां पे रखा मैंने x में, यहां पे रखा मैंने 4 का वर्ग हो गया, फिर हो गया 2 × 4 प्लस 4, तो हो गया ये सर 16 प्लस 8 प्लस 4, तो हो गया सर 28। तो ये 28 मीटर चला। पहला ऑप्शन 28 था, उसने टिक कर दिया, उसका 28 मीटर। वाह वाह भाई, खुश हो गए, घर आए और फिर देखा। अच्छा, आजकल तो तुम मोबाइल में टेस्ट दे देते ना, हम लोगों को कोचिंग जाना पड़ता था टेस्ट देने पहले,
है ना। इसके पहले वाले बच्चे भी कोचिंग चलते थे, तुम नए युग के बच्चे हो, तुम्हें मोबाइल में ही सब कुछ मिल रहा है। तो तुमने देखा टेस्ट खत्म होने मेरा आंसर तो गलत हो गया, फिर सोचते मैं ही ऐसा क्यों हूं, क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्या मैं ही इतना विचित्र प्राणी हूं इस दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी लोगों के साथ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने देखा 4 सेकंड में कहां पर था, ये क्या देता है, स्थिति, ये विस्थापन नहीं देता है। तो इसको मैंने बोल दिया x2, अब मैं निकाल रहा हूं x1। तो यहां पर जब मैं 0 लिखूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4 मीटर। मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसने गति प्रारंभ करी x बराबर 4 से और ये गया x बराबर 28 तक। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो विस्थापन हम स्थिति में परिवर्तन से भी परिभाषित कर सकते हैं। चाहो तो ये परिभाषा भी कॉपी में लिख लो, स्थिति में परिवर्तन। ये होगा x2 माइनस x1, तो ये होगा 28 मीटर माइनस 4 मीटर, तो हो गया 24 मीटर। आई बात समझ में, कितना हो गया, 24 मीटर। मतलब विस्थापन जो हुआ इसका 24 मीटर हुआ। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। देखा लिखा हुआ है चौथे सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ, ओहो ये क्या बला आ गई अब। चलो तो ये बला आखिरी है आज की क्लास की, इसे समझेंगे और फिर हम क्विज करेंगे। देखो चौथे सेकंड में कहने का मतलब क्या होता है, ये बताओ कि अगर मान के चलो किसी एक वस्तु ने, जैसे इसने यहां से गति करना शुरू करा, तो ये हर सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी, मतलब 1 सेकंड में इतना चला, फिर अगले सेकंड में और चला, फिर अगले सेकंड में और चला, फिर अगले सेकंड में और चला, चलते चलते बाहर चल जाऊंगा। तो चलते जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, इसकी हर सेकंड में दूरी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो किसी भी सेकंड में विस्थापन या किसी भी सेकंड में दूरी कैसे पता करते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए वो कौन सा सेकंड है और वो कहां से कहां तक है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछा कि गति का पहला सेकंड कहां से कहां तक होगा, है ना, इसे हम फर्स्ट सेकंड भी कह सकते हैं। फर्स्ट सेकंड कहां से कहां तक होगा, तो सर फर्स्ट सेकंड होगा t बराबर 0 से t बराबर 1 तक। पहला सेकंड कहां से कहां तक होगा, t बराबर 0 से t बराबर 1 तक में वो पहला सेकंड कहलाता है। ध्यान रखना है ना, जैसे टाइम t वर्सेस 0 पे गति करना शुरू करी, 1 सेकंड तक चले, मतलब पहला सेकंड चले तुम, पहला, है ना, पहली कक्षा, तो वो क्या है भैया, यूकेजी से पहली तक, तो पहली कक्षा कहलाएगी पूरी, है ना, फर्स्ट क्लास में पढ़े। तो वैसे ये 0 से 1 तक क्या होगा, पहला सेकंड होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे तो दूसरा सेकंड कहां से कहां तक होगा, सर दूसरा सेकंड हो जाएगा, दूसरा सेकंड ऐसे सेकंड सेकंड बोलेंगे, है ना, और ये होगा t बराबर 1 से t बराबर 2 तक। ऐसे तीसरा कहां से कहां तक होगा, तीसरा सेकंड कहां से कहां तक होगा, t बराबर 3 से 2 से t बराबर 3 तक, ये तीसरा सेकंड हो गया। पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, चल बताओ 10वां सेकंड कहां से कहां तक होगा, 10वां सेकंड। सोचो सर, जो भी सेकंड आप बोल रहे हो एक कम से उस तक होता है, तो 10वां होगा t बराबर 9 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड तक। बिल्कुल सही पहचाने तो, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा सेकंड कहां से कहां तक होगा, चौथा सेकंड होगा सर t बराबर 3 से t बराबर 4 तक। इसी प्रकार से अगर मैंने बोला nth सेकंड कहां से कहां तक होगा, nth सेकंड मतलब कोई भी सेकंड हो सकता है, तो इसको हम याद रखेंगे t बराबर n-1 से t बराबर n तक होगा। ये इसका व्यापक रूप आप देख सकते हो। व्यापक रूप मतलब क्या है, जनरल फॉर्म, कि यहां से यहां तक। जैसे अगर 5वां सेकंड बोला तो यहाँ पे n-1 मतलब कि 4 से n तक, मतलब 5 सेकंड तक। तो अब हमसे पूछा है चौथे सेकंड में, तो चौथे सेकंड में तो सर ये चौथे सेकंड मतलब t बराबर 3 पर कहां पर था, ये पता करूं पहले तो मैं, तो t बराबर 3 पर और t बराबर 4 सेकंड तक। इसको अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो बात बन जाएगी। तो t बराबर
3 पर कहां है ये पता करो पहले तो सर t बराबर 3 पर, जैसे t बराबर 4 पता करा वैसे t बराबर 3 पता कर रहे हैं हम। तो कहां पर है, तो यहां पर रखेंगे 3 का वर्ग इन प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, तो जगह 9 प्लस 6 प्लस 4, तो क्या 19 मीटर। तो यह है x बराबर 19 मीटर, यह है x बराबर 28 मीटर। तो चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में हिंदी में लिख देते फोर्थ सेकंड में, है ना, अंग्रेजी निकल जाती है मेरी बाहर, बहुत कंट्रोल करता हूं फिर बाहर आ जाती है ना। फोर्थ सेकंड में कहां से कहां तक होगा, फोर्थ सेकंड में होगा सर, ये होगा 28 माइनस 19, मतलब कितना हुआ, ये हुआ भैया कितना हुआ, 9 हुआ ना, 8 और 1 9, हाँ, तो ये 9 मीटर। क्लियर है, तो 9 मीटर ये चलेगा चौथे सेकंड में। आई बात समझ में, आया मजा भैया सभी को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमें वैसे तो चाल के बारे में भी पढ़ना था, वेग के बारे में पढ़ना था, लेकिन चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ये सब कुछ एक समान चाल, असमान चाल वगैरह कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्विज के 2 आसान से सवाल, जल्दी से इनका जवाब दो, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। पहला सवाल आपके सामने, सही संबंध बताइए। चलो भैया, टाइम अप। सही संबंध क्या होता है, दूरी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है विस्थापन के। एक और बढ़िया सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। 3 कण P, Q, R 10 मीटर तक जाके वृत्तीय पथ में किसी बिंदु A पर स्थित है। तीनों कण अलग अलग पथ के अनुदिश गति कर रहे, चित्रानुसार बिंदु B बिंदु पर पहुंचते हैं। तो कण P और Q द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। P और Q, है ना, P इधर से घूम कर गया है और Q सीधे आया O होते हुए। चलो भैया, टाइम अप। देखो बेटा, यहाँ पर P, कण P का अगर मैं देखूं, कण P की दूरी देखूं, तो सर कण P की दूरी जो होगी, P घूम कर यहाँ पर आया है A से B तक। तो हमने अभी देखा था ये 3/4 होगा या 3 π/2 ये कोण होगा इंटू R, ये कण P के लिए हो गया। इसी प्रकार से अगर कण Q की बात करें, कण Q की बात करें, तो कण Q के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, कण Q जो है सर वो बीच में से आ गया भैया, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, ऐसा बीच में से आ गया। तो ये R इधर गया, फिर O पर पहुंचा, फिर R इधर आया, तो ये 2R तय करी इसने दूरी। अब इनका अनुपात निकाल लो, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो यहाँ पर अनुपात निकालने जाएंगे सर, तो कितना हो जाएगा, P बटा Q की दूरी हो जाएगी 3 π/r बटा 2 बटे में 2R। तो ये R से R कट गया, ये हो गया 3 π बटा 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो 3 π/4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। तो आज हमने दूरी और विस्थापन पर बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा कर ली है, बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी देख लिए। दूरी और विस्थापन में क्या क्या पता होना चाहिए हमें, दूरी वास्तविक पथ की लंबाई होती है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन 2 बिंदुओं के मध्य एक सीधी सरल रेखा या न्यूनतम दूरी होती है। इसी प्रकार से जो दूरी होती है बेटा, दूरी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर कोई भी एक वस्तु चल रही है, चलित अवस्था में गति करती हुई वस्तु है, तो उसके लिए दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। दूरी हमेशा बढ़ती जाती है समय के साथ, विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दूरी दो बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है, लेकिन विस्थापन एक ही होगा हमेशा। दूरी जो होता है वो अदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है।
क्लियर है बेटा, है ना। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं। दूरी और विस्थापन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अब ये बेस है ना। बेस मतलब कि हम बिल्डिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग बनानी है ना बहुत बड़ी, तो उसके फाउंडेशन है ना, उसकी नींव बना रहे हैं। तो इसी प्रकार की बातों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। समरी में दूरी विस्थापन और गति और विराम होमवर्क हर बार की तरह आपको कॉपी में ही मिल जाएगा, है ना, मतलब ऐप में ही मिल जाएगा। और अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम चाल और वेग पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।